गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने ईदगाह कहानी पढ़ ली होगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपकी बुक में है हवाई छतरी। हवाई छतरी एक एक्टिविटी है जिसको कि आप लोग पढ़ के खुद से बना सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस एक्टिविटी को कीजिए, आपको मज़ा आएगा। वरना जब स्कूल खुलेगा तब मैं आप लोगों को ये स्कूल में करवाऊंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नन्हा फनकार। फनकार का मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट। चाहे वो किसी भी कला में माहिर हो उसे फनकार कहते हैं। जैसे जो अच्छा गायक है वो भी फनकार है, अच्छा डांसर है वो भी फनकार है, अच्छा पेंटर है वो भी फनकार है। तो किसी भी कलाकार को हम फनकार कह सकते हैं। फनकार एक उर्दू शब्द है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। एक लड़के की बात हो रही है जो कि पत्थर पर छेनी और हथौड़े से तराश कर वो पत्थर पर नक्काशी करता है। और बताया जा रहा है कि वो सुबह सुबह आता है अपना काम करने, और जैसे हम अपने काम की शुरुआत से पहले प्रार्थना करते हैं वो भी प्रार्थना करता है और अपने काम में लग जाता है। वो पत्थर पर घंटियों की कतारें यानी घंटियों की लाइनें बना रहा है और घंटियों की कड़ियाँ बना रहा है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। अच्छा, जब भी वो छेनी रख के उस पर हथौड़ा मारता तो पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा छिटकता था, जिससे कि वो अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लेता, बंद कर लेता, ताकि आँख में वो न जाए। और काम करते करते वो गीत भी गुनगुना रहा था। उसके चारों तरफ बहुत सारे और भी ऐसे थे कलाकार जो कि अपना तराशी का काम कर रहे थे, पत्थर तराशने का काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। अच्छा, जिस लड़के की बात हो रही है उसका नाम है केशव। उसकी उम्र केवल 10 साल है और अभी वह पत्थर पर तराशने का काम सीख रहा है। और आगे, पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अच्छा, अब वो ये किससे सीख रहा है? अपने पिता से, यानी उसके पिता भी एक बहुत ही अच्छे संग तराश हैं जो कि पत्थर पर तराशी का काम करते हैं, और उन्हीं से वो ये कला सीख रहा है। पिता के बता देने पर, एक बार करके दिखा देने पर वह ऐसी ही घुमावदार डिजाइन, सीधी लकीरें, ये सब तराश सकता है। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब ये शुरुआत है उसका, क्योंकि वो सीख रहा है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है, और जो भी उसके पिता उसको बना के दिखाते हैं वो वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक उसने जितनी चीज़ें सीखी हैं उसमें ये घंटियाँ बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आपने कभी किसी को पत्थर पर तराशते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि बिल्कुल प्लेन पत्थर पे छेनी और हथौड़े की मदद से अलग अलग अच्छी सी डिज़ाइनें बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग ड्राइंग बुक में पेंसिल से भी अच्छी डिज़ाइनें कभी कभी नहीं बना पाते हैं, तो सोचिए पत्थर पे कितना मुश्किल होगा। लेकिन
केशव को ये विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो पत्थर पे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाएगा, जैसे कि उसके पापा बनाते हैं, यानी उसके पापा बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया था। अब उसकी कहानी कि बहुत वर्षों पहले उसके पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे और ये बादशाह अकबर के समय की कहानी है। उस समय अकबर आगरे का किला बनवा रहे थे, तो किला तो बहुत बड़ा होता है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे मज़दूरों, बहुत सारे कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी में केशव के पिता को भी काम मिल गया। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था और वो अपने पुस्तैनी गांव गुजरात में कभी नहीं जा सका था। गुजरात में उसके दादा परदादा का गांव था, लेकिन वो वहाँ कभी गया नहीं था। उसके लिए तो आगरा ही उसका घर था। और सिकरी यानी फतेहपुर सिकरी, जो आगरा के बिल्कुल पास में ही है और जहाँ अकबर का बनवाया हुआ बुलंद दरवाज़ा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और आगरे का लाल किला और आगरे का महल बहुत ही सुंदर और फेमस चीज़ है। कभी आप आगरा जाइए तो ज़रूर देखिएगा, और जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। अब जहाँ सब लोग पत्थर तराश रहे हैं, बहुत सारे लोग, वहाँ तो बस छेनी हथौड़ों की आवाज़ आ रही होगी, ठक ठक खड़ खड़। तो इतनी आवाज़ में केशव के पीछे आकर कोई खड़ा हो गया, उसे पता भी नहीं चला। और अचानक से उसके कान में जब उस व्यक्ति की आवाज़ आई तो वो एकदम चौंक गया, डर गया। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, माशा अल्लाह, यानी हे भगवान, यह घंटियाँ कितनी सुंदर, बहुत खूबसूरत घंटियाँ हैं, क्या तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। अब जब पीछे मुड़ा केशव आवाज़ सुन के, तो उसे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तो केशव ने बहुत रूडनेस से कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ही बना रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं ही पत्थर तराश रहा हूँ, तो मैंने ही बनाया होगा ना। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। अब केशव की बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला कि हाँ, मुझे दिख तो रहा है कि तुम ही बना रहे हो, पर तुम इतने छोटे हो ना कि लगता नहीं कि इतना सुंदर नक्काशी तुम कर सकते हो। मैं 10 साल का हूँ। केशव ने उसको बताया कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब वो आदमी उसको बताता है कि 10 साल के हो तब तो काफ़ी बड़े हो, क्योंकि मैं भी जब 13 साल का था तो मैंने एक युद्ध में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब जब वो आदमी नीचे बैठ गया एक पत्थर पर, तब केशव उसको देख पा रहा था अच्छे से। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। अब उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है, कद मंझोला था। मंझोला यानी कि बीच का साइज, न बहुत लंबा और न ही बहुत छोटा। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। अंगरखा यानी कि शेरवानी की तरह कुर्ता, लंबा कुर्ता आता था, उसे अंगरखा बोलते थे। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, और उस आदमी के बाल लंबे थे और उसने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा,
अब केशव को तो पता ही नहीं था वो व्यक्ति कौन है, लेकिन उसको देख के केशव अंदाज़ा लगा रहा था कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। मतलब बड़ा आदमी से मतलब क्या, कि बहुत कोई संपन्न व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसने मोतियों की माला पहन रखी थी, उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहन रखी थी, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। ये उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। अब जब केशव उस व्यक्ति को देख ही रहा था और उसके पर्सनैलिटी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस आदमी ने उससे कहा कि अभी इस लड़ी यानी कि इस लाइन में बहुत सारा काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। अब उस व्यक्ति को केशव कुछ जवाब देता उससे पहले उसे लगा कि कोई तेजी से दौड़कर आया है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। कौन आया था दौड़ के? महल का पहरेदार। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। अब उसने उस व्यक्ति से कहा कि हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। तो अब आप सोचिए वो व्यक्ति कौन था? यस, वो व्यक्ति थे बादशाह अकबर, लेकिन केशव तो उनको पहचानता ही नहीं था। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। और फिर वो पहरेदार जब केशव की ओर मुड़ा तो वो बैठ के अपना काम कर रहा था। तो पहरेदार ने उससे कहा कि बेवकूफ़, बादशाह खड़े हैं और तुम बैठे हो, उठकर इनको सलाम करो। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अब केशव को थोड़ा डाउट हुआ, थोड़ा थोड़ा उसका माइंड काम करने लगा कि हाँ, ये शायद बादशाह अकबर हैं। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? अब जब केशव को ये समझ में आ गया कि ये शायद बादशाह अकबर हैं, तो डर के मारे उसके हाथ से छेनी छूट गया और वो जल्दी से खड़ा हो गया। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। और जब उसको ये समझ में आया कि शायद ये बादशाह अकबर ही हैं, तो वो थोड़ा डर गया कि वो उनके सामने इस तरह रूडनेस से बात कर रहा था, उनको जवाब दे रहा था। तो वो खरगोश के जैसे डरी हुई नज़रों से बादशाह को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी, लेकिन अकबर को पहरेदार का आना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो केशव से जो बात कर रहे थे उसमें जो उसने डिस्टर्ब किया था वो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब बादशाह अकबर को डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने गुस्सा होकर पहरेदार को आज्ञा दी कि तुम यहाँ से जाओ और हमको अकेले रहने दो थोड़ा देर। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। अब पहरेदार तो उनका हुक्म सुन के चला गया, लेकिन केशव सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही खड़ा रहूं या अपना काम शुरू करूं। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। हाँ, उसको थोड़ा नर्वसनेस तो हो गया था कि उसके सामने खुद बादशाह खड़े थे, लेकिन वो डर नहीं रहा था क्योंकि अकबर बहुत ही प्यार से उसको देख रहे थे और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। तो आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि वो छोटा बच्चा केशव अपना नक्काशी का काम कर रहा है और अकबर उससे मिलने आए हैं और उससे बातें कर रहे हैं। तो आप कहानी इतनी ही पढ़िए, लंबी कहानी है इसलिए मैं एक साथ आपको नहीं समझा रही हूँ। पहले मैंने जितना समझाया आप उतना पढ़िएगा और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को पूरा करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। टिल दैट बाय बच्चों।